आज की डेट में बहुत सारे स्टार्टअप्स की ये न्यूज़ आ रही है कि वो अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। रिसेंटली अभी जोमेटो स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लेके आया। उसके बाद पेटीएम, नाइका, पॉलिसी बाजार जैसे स्टार्टअप्स भी अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली इन सारे स्टार्टअप्स ने एक ना एक दिन किसी आइडिया से स्टार्ट किया होगा। फिर आइडिया के बाद इन्होंने बहुत सारी फंडिंग उठाई एंजल इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से, फिर अब जाके वो अपना स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेके आ रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम एक रैंडम एग्जांपल लेंगे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे, जिसकी मदद से हम ये समझेंगे कि कैसे कोई एक स्टार्टअप आइडिया से शुरू होकर आईपीओ तक पहुंचता है। सो द जर्नी ऑफ अ स्टार्टअप फ्रॉम एन आइडिया टू द आईपीओ इन द स्टॉक मार्केट। सो आज की वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर दिया सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स सपोज कि एक पर्सन है रोहन, जिसको एक रैंडम आइडिया आता है कि वो कूल टी शर्ट्स बेचने का बिजनेस स्टार्ट करे। उसने मार्केट रिसर्च की, एनालिसिस की कि इस बिजनेस की कितनी डिमांड है और कूल टी शर्ट्स की कितनी डिमांड है, और उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये आइडिया बहुत ज़्यादा बिकेगा और हाँ, मार्केट में बहुत ज़्यादा इन टी शर्ट्स की डिमांड है। फिर उसने ये बिजनेस प्लान बनाया और इनिशियली फिगर आउट किया कि उसको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो उसके अकॉर्डिंग उसको सारा सेटअप करने के लिए और ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और आज की डेट में उसके पास सिर्फ 3 लाख रुपए हैं। तो एडिशनल 2 लाख रुपए रेस करने के लिए वो अपना बिजनेस प्लान अपने रिलेटिव्स को पिच करता है। सो रिलेटिव्स को उसका आइडिया पसंद आता है, बिजनेस प्लान पसंद आता है, और वो 2 लाख रुपए देने के लिए एग्री कर जाते हैं। बट इन रिटर्न वो 10% इक्विटी मांगते हैं, रोहन के बिजनेस में 10% स्टेक मांगते हैं। सो दोनों के बीच में ये डील साइन हो जाती है, दोनों टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री कर जाते हैं और कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है फंकी टी शर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। सो जो इनिशियली ये 2 लाख रुपए रोहन को फंडिंग मिली, इसको हम बोलते हैं सीड फंडिंग। वाई सीड फंडिंग? जैसे किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि वो सीड कितना अच्छा होता है। सो वैसे ही अगर किसी स्टार्टअप को ग्रो करना है तो जो इनिशियली ये फंडिंग है यही उसको ग्रो करने में आगे हेल्प करती है, इसलिए इसको बोलते हैं सीड फंडिंग। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सीड फंडिंग है ये फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, रिलेटिव्स और अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनसे ही आती है। सो क्योंकि रोहन मुंबई से बिलोंग करता था तो उसने अपना इनिशियल स्टार्टअप मुंबई से ही स्टार्ट किया। मुंबई में उसने काफ़ी टी शर्ट्स बेची, और क्योंकि वो सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करता था तो उसके कुछ डिज़ाइंस काफ़ी वायरल हो गए, और अलग अलग सिटी से, इंडिया की हर एक मेजर सिटी से भी उसको उन कूल टी शर्ट्स की डिमांड आने लगी। और क्योंकि उसके पास एडिशनल फंड्स नहीं थे, एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी कि ये जो ग्रोइंग डिमांड है उसको वो फुलफिल कर सके, इसलिए रोहन और उसकी टीम ने ये डिसाइड किया कि हमें कुछ एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना पड़ेगा अगर हमें ये डिमांड पूरी करनी है। और ऑब्वियसली अगर एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है तो हमें एडिशनल फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो रोहन ये डिसाइड करता है कि वो कुछ नई फंडिंग रेस करेगा। सो अभी तक के केस में रोहन के पास अपने बिजनेस का 90% स्टेक है, उसके रिलेटिव्स के पास 10% स्टेक है। फिर रोहन नई फंडिंग के लिए एंजल इन्वेस्टर्स को पिच करता है। एंजल इन्वेस्टर्स एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना खुद का पैसा किसी भी स्टार्टअप में इनिशियल फेजेस पे इन्वेस्ट करते हैं, और रोहन फिर ऐसे किसी एंजल इन्वेस्टर को अपना आइडिया पिच करता है। वो अभी तक क्या जो भी उसने डिमांड फुलफिल की है, कैसे उसका आइडिया वायरल हुआ है और इनिशियली उसने जो भी ग्रोथ दिखाई है वो पिच करता है, और फ्यूचर में वो कैसे कैसे रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाएगा, फ्यूचर में कितनी ज़्यादा सेल्स करेगा, वो सारा प्रोस्पेक्टस वो अपने एंजल इन्वेस्टर को पिच करता है। एंजल इन्वेस्टर काफ़ी इंप्रेस होता है उसके आइडिया से और वो 1 करोड़ की फंडिंग देने के लिए एग्री कर जाता है, और इन रिटर्न रोहन से एंजल इन्वेस्टर 10% इक्विटी की डिमांड करता है। सो ये डील साइन होती है, सारे डॉक्यूमेंट साइन होते हैं। सो इस फंडिंग को, जो सीड फंडिंग के बाद जो यूजुअली फंडिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सीरीज ए फंडिंग। सो इस फंडिंग में रोहन को 1 करोड़ की फंडिंग मिली एंजल इन्वेस्टर से, और उसने अपना 10% स्टेक एंजल इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में दिया। सो अगर तो आप सोच रहे हैं कि नई फंडिंग के बाद रोहन के पास स्टेक होगा 80%, 10% रिलेटिव्स के पास और 10% जो नया एंजल इन्वेस्टर आया उसके पास, तो आप गलत होंगे। बिकॉज जब भी नई फंडिंग उठाई जाती है यूजुअली ये होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो सेम प्रपोर्शन में अपने शेयर्स डाइल्यूट करेंगे। सो रोहन के पास था ऑलरेडी 90%, वो 10% डाइल्यूट करेगा मीन्स 9%। रिलेटिव्स के पास था 10%, वो 10% डाइल्यूट करेंगे मीन्स 1%। सो ये 9% और ये 1% मिला के हो जाएगा नए इन्वेस्टर्स के लिए 10%। सो अब क्योंकि एंजल इन्वेस्टर ने 10% इक्विटी पे 1 करोड़ की फंडिंग दी है, जिसका मतलब कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन है
10 करोड़ रुपीस। सो रोहन के पास अभी स्टेक है 81%, जिसका मतलब है कि रोहन की अभी नेटवर्थ है 8.1 करोड़ रुपीस। रिलेटिव्स के पास बची है 9%, जिसका मीन्स है उनकी वैल्यू है आज 0.9 करोड़, और जो नया इन्वेस्टर आया उसके पास वही 10% फॉर 1 करोड़ उसकी आज की डेट में वो वैल्यूएशन है। सो अब मान लेते हैं कि रोहन और उसकी टीम ने सीरीज ए फंडिंग उठाने के बाद अपने इस बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज की। स्लोली एंड ग्रेजुअली अगले 3 साल तक उन्होंने मुंबई से उठ के पूरे महाराष्ट्र में अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी इंक्रीज की, डिज़ाइंस इंप्रूव किए, टी शर्ट्स की ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव की, पैकेजिंग अच्छी की और डिलीवरी टाइम रिड्यूस किया। अपने आप को सोशल मीडिया पे अच्छा ग्रो करने लग गए वो, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की, जिसके बाद से अब उनको नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ने लगी। उनको नॉर्थ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग गए हैं, बट अभी वो उस सिचुएशन में नहीं है कि वो नॉर्थ इंडिया के डिमांड्स फुलफिल कर सकें। इसलिए रोहन और उसकी टीम अब ये डिसाइड करती है कि हम अपने आप को नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड करेंगे, जिसके लिए हमें एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी और हम एक नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग के लिए जाएंगे। इसके लिए अब वो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स को पिच करना स्टार्ट कर देते हैं और समहाउ एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म उनके आइडिया में इंटरेस्टेड होती है, उनके बिजनेस में इंटरेस्टेड होती है, और रोहन और उसकी टीम अपना बिजनेस प्लान पिच करते हैं और ये शो करते हैं कि कैसे वो मुंबई से उठ के पूरे महाराष्ट्र में 3 साल में एक्सपेंड हुए, कैसे उन्होंने अपने बिजनेस की क्वालिटी इंप्रूव की, शर्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव की, और कैसे वो फ्यूचर में अपने आप को अगले 5 साल में एक्सपेंड करने वाले हैं और रेवेन्यू 20x उन्होंने ऑलरेडी इंक्रीज़ किया और उसको अब कैसे वो 10x और इंक्रीज करेंगे। सो समहाउ एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म उन्हें फंडिंग देने के लिए रेडी हो जाते हैं, उनके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, और सेम लास्ट फंडिंग की तरह भी इस फंडिंग में भी रोहन और उसकी टीम अपने इनिशियल ईयर्स की ग्रोथ को पिच करते हैं कि कैसे हमने 3 साल में मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में एक्सपेंड किया, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी इंक्रीज़ की और अपने डिज़ाइंस इंप्रूव किए, डिलीवरी टाइम रिड्यूस किया, सोशल मीडिया पे अपने आप को ग्रो किया, अपनी ब्रांडिंग अच्छी करने लगे, और यही प्रॉमिस के साथ वो फ्यूचर में भी पिच करते हैं कि अगले 5 साल में हम इसी पेस से ग्रो करेंगे, अपने आप को अब नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड करेंगे, अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेज ट्राई करेंगे। सो इस बिजनेस प्लान के वजह से वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म उन्हें फंडिंग देने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो सब प्लानिंग और ग्रोथ देखने के बाद वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स अब उन्हें 50 करोड़ की फंडिंग देने के लिए रेडी हैं, बट दे आर आस्किंग फॉर 30% इक्विटी इन द टी शर्ट्स बिजनेस। तो डील डन हो जाती है, रोहन और उसकी टीम एग्री कर जाती है। सो ये फंडिंग हुई 50 करोड़ 30% इक्विटी पे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, जब भी नई फंडिंग आती है तो जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो सेम प्रपोर्शन में अपना स्टेक डाइल्यूट करते हैं। तो इस केस में भी जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक 30% डाइल्यूट करेंगे। सो जो नई फंडिंग के बाद इक्विटी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि जो अभी नया इन्वेस्टर आया वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म, उनके पास 30% होगा और एंजल इन्वेस्टर के पास 10% से कम होकर 7% रह जाएगा, फाउंडर के पास 81% से कम होकर 56.7% रह जाएगा और रिलेटिव्स के पास 9% से कम होकर 6.3% रह जाएगा। इक्विटी शेयर कम होने से ये मतलब नहीं है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की नेटवर्थ भी कम होते जा रही है, बिकॉज अब कंपनी ने 50 करोड़ रेस किया है फॉर 30% इक्विटी, जिसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन हो गई है 166.67 करोड़, जो पहले इनिशियली कितनी थी 10 करोड़ रुपए। सो 10 करोड़ से आज उनकी नेटवर्थ है कंपनी की 166.67 करोड़। और इसलिए जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट एंजल इन्वेस्टर था उसकी आज की डेट में कंपनी में नेटवर्थ है 11.66 करोड़ और फाउंडर की जो भी स्टेक है उसकी आज वर्थ है 94.5 करोड़ और रिलेटिव्स जो थे उनके स्टेक की आज की डेट में वैल्यूएशन है 10.499 करोड़। सो अब बात है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कंपनी ने जो एडिशनल 50 करोड़ रुपीस रेज किए थे इस फंडिंग में, उसकी मदद से वो नॉर्थ इंडिया में फॉर्चुनेटली अगले कुछ सालों में ग्रो कर जाते हैं। बट अब कंपनी का नेक्स्ट चैलेंज है कि वो पूरे इंडिया में ग्रो करना चाहते हैं, जिसके लिए अगेन उनको चाहिए होगा बहुत सारा पैसा, क्योंकि अगर इंडिया में ग्रो करना है तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, नए नए लोग हायर करने पड़ेंगे और क्रिएटिव लोग हायर करने पड़ेंगे, अपने डिज़ाइंस को और वर्सेटाइल बनाना होगा, जिसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। और क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस की मदद से
और ऑनलाइन रूट पकड़ के अपनी टी शर्ट्स बेची थी, बट अब वो चाहते हैं कि ऑफलाइन में भी जाएं और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ करके अपनी टी शर्ट्स बेचें। बट इंटरेस्टिंगली जैसे मैंने बोला कि इस बार वो एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से पैसा नहीं रेस करना चाहते। कंपनी ये चाहती है कि डायरेक्टली पब्लिक को अपना स्टेक बेचे और उनसे वो पैसा उठाएं। इसलिए कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लेके आएंगे और कंपनी ये चाहती है कि हम लोगों से डायरेक्टली पैसा रेस करें। और कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो 200 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेके आएंगे और कंपनी अपना 40% स्टेक नॉर्मल लोगों को बेचेगी। और जैसा कि आपको पता है कि आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ये सारे टाइप के लोग उस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन यहाँ पे हुई 500 करोड़ रुपीस, बिकॉज वो 200 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं बाय गिविंग 40% स्टेक इन देयर बिजनेस। सो क्योंकि फंकी टी शर्ट्स बिजनेस की काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस थी और कंपनी अपना आईपीओ बुल रन में लेके आई, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कंटेंट क्रिएटर से काफ़ी ज़्यादा रीच मिली, मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, जिसकी वजह से आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ और फॉर्चुनेटली आईपीओ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी गया। सो जैसा हमने पहले भी देखा था कि जब भी फंडिंग रेज की जाती है तो जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो सेम प्रपोर्शन में अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हैं। सो क्योंकि इस बार 40% स्टेक पब्लिक को गया, तो जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो 40% से अपने स्टेक को डाइल्यूट करेंगे। तो आईपीओ के बाद नया इक्विटी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। पब्लिक के पास होगा 40% स्टेक, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास होगा जिसने 50 करोड़ की फंडिंग दी, उसके पास अब रह जाएगा 18% स्टेक। एंजल इन्वेस्टर के पास होगा 4.2% स्टेक, फाउंडर्स के पास, रोहन के पास बच जाएगा 34.02% स्टेक और रिलेटिव्स के पास होगा 3.78% स्टेक। और अब आईपीओ के बाद इन सभी इन्वेस्टर्स की कंपनी में नेट वर्थ कितनी होगी, आइए वो भी देख लेते हैं। सो फाउंडर ने अपना पैसा डाला था 3 लाख रुपए, अब उसकी वैल्यूएशन पहुंच गई है 170.1 करोड़ रुपीज़। रिलेटिव्स ने 2 लाख रुपए डाला था बिजनेस में, अब उनकी नेटवर्थ पहुंच चुकी है 18.9 करोड़ रुपीज़। एंजल इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग दी थी, बट अब उसकी नेटवर्थ है 21 करोड़ रुपए। वेंचर कैपिटलिस्ट ने फंडिंग डाली थी 50 करोड़ रुपीज़ की, बट अब उसकी नेटवर्थ है 90 करोड़ रुपीज़। सो एक सिंपल चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अमीर बनना हो और बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करनी हो, तो जैसा कि आपने एग्जाम्पल में भी देखा, और ये हाइपोथेटिकल है बट ये रियल लाइफ में ऐसे ही एप्लीकेबल होती है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना हो, बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना हो, तो अपना बिजनेस स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप कभी भी इंटरेस्टेड हो अपने बिजनेस स्टार्ट करने में, तो ज़रूर स्टार्ट करके देखिए। सो देखो, अगर आप किसी ऑलरेडी बिजनेस में हो, स्टार्टअप में हो, या अपना फ्यूचर में स्टार्टअप स्टार्ट भी करना चाहते हो, तो आप कभी भी किसी को सर्विसेज दोगे और उसके बदले में आपको पेमेंट रिसीव करना होगा, तो आपको हमेशा एक इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रोहन के बिजनेस के एग्जांपल लें, तो उसको अगर उसने 100 टी शर्ट्स किसी को डिलीवर की, तो उसके बदले में अगर उसको पेमेंट रिसीव करनी है तो उसको सामने वाले क्लाइंट को एक इनवॉइस जनरेट करके भेजना होगा। उस इनवॉइस में रोहन के बिजनेस का पैन नंबर, जीएसटी नंबर, उसके बैंक डिटेल्स और बेसिक फीचर्स होंगे और सर्विस का नाम होगा कि हमने आपको 100 टी शर्ट्स डिलीवर की। सो ये इनवॉइस आप जब भेजोगे तब आपको उधर से पेमेंट रिसीव होगी। और इसलिए अगर आप फ्री में इनवॉइस जनरेट करना चाहते हो, वो भी बहुत एक सिंपल टेम्पलेट में, बहुत एक यूनिक कूल डिज़ाइन में, तो आप reference.com एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। सो इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी कंपनी के लिए एज ए सेड फ्री ऑफ कॉस्ट इनवॉइस बना सकते हो। और ये मैटर नहीं करता कि आप किस कंट्री में हो, कौन सी करेंसी है आपकी, आपके क्लाइंट्स कहाँ के हैं या टैक्स सिस्टम क्या है, आप बड़े ही आसानी से 2 मिनट के अंदर फ्री इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। और आज की डेट में इस कंपनी के पास मोर देन 50,000 यूजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। reference.com में बहुत सारे फ्री डिज़ाइंस भी हैं, और अगर आप कुछ पेड टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हो, अपने इनवॉइसेस को और कूल और यूनिक दिखाना चाहते हो, तो आप इनकी पेड कुछ सब्सक्रिप्शन भी यूज़ कर सकते हो। और एक और ख़ास फीचर इस वेबसाइट का वो ये है कि इनवॉइस बना के आप जब क्लाइंट को ईमेल करोगे और उन्होंने ये ईमेल खोला या नहीं खोला या फिर किस टाइम पे खोला, इसके सारी चीज़ों को भी आप ट्रैक कर सकते हो। बिकॉज बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है कि पेमेंट कब रिसीव होगा, हमें पेमेंट आया नहीं, तो वो चीज़ को आप ईमेल ट्रैकिंग के थ्रू आप उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हो। सो एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे इस पूरी वीडियो में हम फंडिंग के ऊपर बातें कर रहे थे, तो रेफरेंस को भी पेटीएम के फाउंडर और शादी.com के फाउंडर ने फंडिंग दी है।
सो देर किस बात की है, अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस में है, स्टार्टअप में है या फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और फ्री में इन्वॉइसेस जनरेट करें अपने बिजनेस या स्टार्टअप के लिए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की इस वीडियो को हम समअप करें तो हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आज इस वीडियो से सीखी हैं। फर्स्ट तो ये कि हमने रोहन की टी शर्ट बिजनेस के एग्जाम्पल से एक आइडिया से लेके, एक स्टार्टअप के आइडिया से लेके वो कैसे आईपीओ तक पहुंचता है, ये पूरी जर्नी कवर की। सेकंड ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने से बेटर ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए और होपफुली अगर वो बहुत अच्छा चल जाता है तो आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एंड थर्ड ये कि अगर आपको और ज़्यादा पैसा क्रिएट करना हो तो आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने रोहन के एग्जांपल में देखा कि एंजल इन्वेस्टर्स ने, उसके रिलेटिव्स ने और वेंचर कैपिटलिस्ट ने, इन तीनों ने रोहन के बिजनेस में इन्वेस्ट किया और कैसे उनके कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आगे चल के उनके लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करती हैं। सो आइदर बी अ बिजनेसमैन और आइदर बी अ इन्वेस्टर, अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम नई नई वीडियोस ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे क्रिएट करते रहें तो उसकी रिकमेंडेशन ज़रूर दें हमें कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।